हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक ये सब सभी फाइन होंगे। ओके, आज हमारा डे सेकंड है 7th क्लास में। और आज हम जो लास्ट टाइम हमने जो एयर्स और एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कशन किया था, उसके बाद में मैंने लास्ट एंड लास्ट आपको सारा परसेंटेज बताया था कि एयर एटमॉस्फेयर में किसका, कौन सी गैस का कितना परसेंटेज होता है, किसका कितना परसेंटेज होता है। और मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको सारी लेयर्स का। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और आपको ये भी बता चुकी हूँ कि स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती है। तो 5 लेयर्स होती है। तो आज हम उनका डीपली स्टडी करेंगे। डीपली स्टडी में सबसे पहले जो आता है हमारा है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टॉप का फ्लोर यानी कि सबसे हाई लेवल का, यानी कि इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर इज़ द एयर वी ब्रीथ एक्साइड हियर एंड द ऑलमोस्ट ऑल वेदर phenomena like rainfall, fog and the hailstorm and occur in the layer. Its average highest in the 30 किलोमीटर। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि ऊपर सबसे हाई लेवल की ऊपर की लेयर है। इस लेवल में हमें फॉग, रेनफॉल, बारिश का मौसम, क्लाउड्स, जो हमारे जो अलग अलग टाइप का टेम्परेचर होता है, जो वेदर्स होता है, सारी चीज़ें इसी में रहती हैं। और सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है इनसे रिलेटेड, जैसे बारिश आना है, बादल बनना है, ये सारी एक्टिविटी इसी में होती है। और सबसे ऊपर की लेयर है और इसका ये 13 किलोमीटर ऊपर एवरेज में रहती है। ओके सर, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में है इट्स लाइक अबाउट द ट्रोपोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 15 किलोमीटर्स, यानी कि 13 किलोमीटर से लगाकर 50 किलोमीटर के एवरेज में ये स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है। ओके, दिस लेयर इज द ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स एंड द associated weather phenomena, making conditions most ideal for the flying aeroplanes. It consists of the layer of the ozone gas which the protects us from the harmful effects of the sun rays. ये लेयर 13 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। और जो बादल के बाद जो ऊपर का जो एरिया, ऊपर का जो हिस्सा होता है, यानी कि जैसे प्लेन चलता है या कोई भी रॉकेट वगैरह चलता है, ये सारी इसी लेयर के ऊपर चलते हैं। वरना अगर ये इस ट्रोपोस्फेयर की लेयर में चलेंगे तो यहाँ पर क्लाउड वगैरह से टच होने के बाद में कोई भी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम वगैरह कोई भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, प्लेन्स वगैरह जो भी चलते हैं ये इसी लेयर में चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें ओजोन गैस रहती है, ओजोन की लेयर भी रहती है। इसमें बहुत सारी गैसेस होती है जो कि डायरेक्ट जो हमारे सन की जो लेयर्स आती हैं, जो किरणें आती है, उससे हमारी हार्मफुल इफेक्ट्स से सेफ्टी करती है। सारी यहाँ पर एब्जॉर्व हो जाती है हार्मफुल इफेक्ट्स वाली। ओके, नेक्स्ट आता है अपना मेसोस्फेयर। ओके स्टूडेंट, मेसोस्फेयर लेयर जो है वो थर्ड लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, विच लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोफेक्स के बाद की आती है एंड इज एक्सटेंडेड अप टू हाई ऑफ 18 किलोमीटर, यानी कि 50 से लगाकर 80 किलोमीटर्स के ऊंचाई में ये है। मेटोस्फेयर बर्न अप टू द लेयर्स ऑफ द एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ओके स्टूडेंट, अंतरिक्ष से जो भी चीज़ें आती है, जैसे कोई भी चट्टान आई है या किसी का भी कोई भी किसी भी ग्रह उपग्रह का अगर कोई टुकड़ा हो, अगर वो आ रहा हो, वो डायरेक्ट हमारे अर्थ तक नहीं आता है और बीच में इसी लेयर पर ख़त्म हो जाता है और वो बर्न हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और अर्थ जो है हमारी सेफ रहती है, यानी कि अंतरिक्ष से जो भी चीज़ आती है वो इसी लेयर पर, जो भी हार्मफुल होती है इसी लेयर पर बर्न हो जाती है और हमें सेव करती है, हमारी पृथ्वी तक आने में उस चीज़ को रोक देती है। नेक्स्ट फोर्थ आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है, थर्मोस्फियर राइज अप वेरी द रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाई इन द लेयर। ये सब 4th नंबर की लेयर है और इसका लेवल काफ़ी हाई है। और लॉन्स्फियर्स इज़ द पार्ट ऑफ द दिस लेयर, यानी कि इस लेयर में बहुत सारी है ना आयरन्स वाली लेयर्स रहती हैं जो कि हमारी सेफ्टी भी करती है और हाई लेवल पे है, इसलिए हमारी बहुत सारी चीज़ों से रक्षा भी करती है। एंड इस एक्सटेंडेड बिटवीन 18 टू 14 किलोमीटर्स, यानी कि 80 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी में ये लेयर रहती है। दिस लेयर्स हेल्प इन द रेडियो ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि रेडियो कोई भी हमारे जो नेटवर्किंग वाली जो है
है, सारी चीज़ें वो इसी लेयर से रिलेटेड होती है। फोर्थ है हमारा एग्जोस्फेयर। द एग्जोस्फेयर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज द नाउ एज द एटमोसफेयर। ये सबसे हाई वाले लेवल की लेयर है एंड दिस लेयर हैज़ द वेरी थिन, ये बहुत ही पतली लेयर है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड द हाइड्रोजन फॉल्ट इनटू स्पेस फ्रॉम है, यानी कि जितनी भी हल्की गैसें हैं इस पतली वाली लेयर के ऊपर रहती है और इसमें सारी हल्की गैसेस रहती हैं और ये सबसे ऊपर है और हमें बहुत ही हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, टेम्परेचर द डिग्रीज ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज द नाउ एज द टेम्परेचर। टेम्परेचर से जैसे कि नाम से पता चल रहा है किसी भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम किसी भी एरिया में रहते हैं, अगर वहाँ का एरिया का पूरे ईयर का टेम्परेचर 10 महीने तक अगर गर्मी रहती है तो दैट इज़ वहाँ का क्लाइमेट 10 महीने तक गर्मी कहलाती है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट हॉटेस्ट कहलाएगा। अगर यहीं 10 महीने में अगर ठंड रहती है तो वहाँ का कोल्डेस्ट टेम्परेचर कहलाता है। दैट इज टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डेज एंड नाइट बट आल्सो। अब ये सारी चीज़ें हैं ना, टेम्परेचर का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, उसका टेम्परेचर कभी भी बदल सकता है। जैसे कि दिन में हाई लेवल पे होता है तो उसी तरह से रात में डाउन लेवल पे होता है, तो इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब होता है कि किस जगह पर किस तरह का कौन सा टेम्परेचर है और किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। इंसोलेशन is an important factor that the influence in the distributions of the temperature. Insolation is the incoming solar energy interpret of the earth, यानी कि इंसोलेशन जो है ना, डायरेक्ट जो सन से हमारा रिफ्लेक्शन जो होता है अर्थ पर, वो डायरेक्ट हमारी उस चीज़ से सेफ्टी करता है। यानी कि डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती है वो एकदम हमें डायरेक्ट हमें फील नहीं होने देता, उस चीज़ को धीरे धीरे हाई लेवल पर धीरे, क्योंकि एक लेवल होता है जहाँ पर टेम्परेचर डायरेक्ट सूर्य की वजह से आता है तो बहुत हाई लेवल पे होता है, तो वो चीज़ जैसे 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 ऊपर की तरफ जाती जाएगी वो चीज़ कम होती जाएगी और पॉल की तरफ जाएगी तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इस तरह से हम हर चीज़ को हमारी सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये चीज़ चलती है। द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीनेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। मैंने बताया था जो इक्वेटर है वहाँ से धीरे धीरे टेम्परेचर इक्वेटर एब्जॉर्व करता है और पोल की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाए। देयरफॉर द टेम्परेचर decrease in the some manner, temperature is the cities in the much higher than the village। यानी कि अब आपको जैसे पता ही है कि शहरों के मुकाबले गाँवों का टेम्परेचर कम होता है। अब ये आप सोच रहे हो कि कैसे होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि शहरों में जो हाई लेवल की बिल्डिंग्स होती हैं, जो उनमें कंक्रीट मिट्टी जो होती है वो टेम्परेचर एब्जॉर्व करने वाली होती है, यानी कि उनका टेम्परेचर क्या होता है हाई लेवल पे जाता है। लेकिन विलेज में क्या होता है कि बिल्डिंग्स वगैरह डेवलप नहीं होती है, इतना ज़्यादा हाई लेवल का एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। इसलिए शहरों के मुकाबले गाँवों का टेम्परेचर कम होता है और शहरों का हाई होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरा टॉपिक लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।